नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले पॉलिटी से संबंधित अन्य वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और पॉलिटी से पहले मॉडर्न इंडिया और मिडावल इंडिया से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक काम और करना चाहिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न कोश पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, 28 जनवरी 1950 को। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 और स्थापना 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्थापना हुई थी किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा संसद में। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में? आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, अपडेशन भी है इसमें। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है, यानी कुल कितने हो जाएंगे? 1 + 33 बराबर 34। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो यहाँ पे स्टार दे रखा है। यहाँ पे है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, 33 + 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है और अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आंसर यहाँ पे 33 हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर में। छठा प्रश्न है, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। तो ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो कि अपडेट हो चुका है, तो इसमें स्टार दे रखा है। यहाँ पे सातवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला तो कि भारत का नागरिक हो, दूसरा कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या और फिर चौथा है कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किन्हें पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 11वां प्रश्न दोबारा आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेना, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो ये हम लोग देखते हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द है। ठीक है, संविधान के अनुसार हटाना। अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फिर आगे है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो ये ब्यौरा थोड़ी देता है संविधान, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए, तो आंसर सही है। फिर चौथा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है
तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। ठीक है, तो चौथा भी सही है, आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। 15वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो अभी पढ़ा हमने 65 वर्ष, ये 63वें बीपीएससी का प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। 17वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, तो ये भी सही है। फिर आगे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। फिर है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो ये सही है, उनके वेतन पर मत नहीं दिया जा सकता। फिर चौथा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं, तो ये गलत है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, ये तो ठीक है। फिर आगे है कि न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है, 18वें प्रश्न पे चलते हैं। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, तो सही की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है, संसद विस्तारित कर सकती है। और दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ठीक है, फिर आगे है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक अनुच्छेद 146(1) के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बोरिंग लगने पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि अच्छा नहीं लग रहा क्वेश्चन या फिर कुछ और। 19वां प्रश्न है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ? तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, तो ये किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 1247 124 के 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हो उसमें वकालत कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 126 के अनुसार। 21वां प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी पढ़ा हमने, राष्ट्रपति। 22वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, आर्टिकल 124(2). आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 1993। 24वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं, अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, इसको जरा मैं इरेज कर दूं, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कितनी होती है संख्या? 4 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। यहाँ पे
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी और इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। 26वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? ऑप्शन है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, और फिर बी, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, और आगे क्या ऑप्शन है वो भी हम लोग देखते हैं। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या फिर डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यह है कि संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कोरम पूरा नहीं हो पाता ना, इसलिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ? तो सर्वोच्च न्यायालय में। 28वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 5। तो संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। 29वां प्रश्न है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वही हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, यह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य और दूसरी और एक या अधिक या अन्य राज्यों के बीच, और ग है 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है, याद रखना है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो ये आ जाएंगे इसमें भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, अनुच्छेद 131 हम लोग अपने अभी पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो कथन 1 है वो सही है। फिर दूसरा, संसद की किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, नहीं, ये क्यों होगा संघ राज्य क्षेत्र के साथ विवाद। फिर चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। 32वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना ये चीज। तो ऑप्शन ए है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, तो अनन्य नहीं है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय के पास भी है। ठीक है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही थे, आप लोग देख सकते हैं अन्य विकल्प को। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, ये सही नहीं पूछ रहा है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये तो सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। फिर डी है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये तो सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। यहाँ जरा मैं इरेज कर दूं, फिर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। यहाँ पे है कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 34वां प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों के साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2008 का प्रश्न है, ध्यान रखना है। व्याख्या है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है। 35वां प्रश्न है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 129 अभी हमने पढ़ा, तथा आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो आर्टिकल 129 के तहत किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, और आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय को। ये कितना अच्छा फैक्ट मिल रहा है हम लोगों को, याद हो जाती है चीजें ऐसे ना। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न पे कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है।
राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये तो गलत होने की बात नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में। ठीक है, और कितनी सदस्यीय संविधान पीठ थी? तो 13 सदस्यीय थी। ठीक है, और यह भी कहा गया था इसमें कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। वही बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये देखा भी हमने केशवानंद भारती केस में। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 या 245। तो आगे देखते हैं हम लोग कूट क्या है इसमें। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 में क्या था? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, 40वां प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह है न्यायिक व्याख्या। 41वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस में। केशवानंद भारती में कितने थे? 13 न्यायाधीश थे, जबकि गोलकनाथ में 11 न्यायाधीश थे। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये ईयर भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ईयर भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो 1967 आंसर हो जाएगा। आगे 43वां प्रश्न है, वाद एवं उस विवाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो गलत कौन सा वो पहचानना है? तो इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी क्रीमी लेयर। ये कैसी हिंदी है ये, चिकनी परत? ठीक है, विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जनीय। ये भी सही है। और बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये गलत है, ये कह रहा था त्रुटिपूर्ण पूछ रहा था ना। ये विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये मेनका गांधीवाद में दिया हुआ था। ठीक है, मेनका गांधीवाद। इसको जरा मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसका आंसर बेला बनर्जीवाद हो जाएगा। और हो सके तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। ठीक है, और विदेश यात्रा मेनका गांधीवाद में माना गया था। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताना है कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा कि यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। और दो प्रकार के परामर्श का अधिकार है इनके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो आप लोग जाके वो पढ़ सकते हैं। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अभी कहा हमने पढ़ा अनुच्छेद 132। ठीक है, 31 के तहत क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है। और यहाँ पे है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था? 132 से 136 तक पढ़ा था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अनुच्छेद 134 के साथ 132 को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 46वां कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल कुछ दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 47वां प्रश्न, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किसके तहत? तो 142 के तहत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूपा अशोक हुर्रा बहुत ही फेमस केस है ये। 48वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये करता है आर्टिकल 137।
और फिर 49वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। 50वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 51वां प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नियमित विधियों से बाध्य नहीं होता। ठीक है, ये संविधान के आर्टिकल 142 में प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 54वां प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। 55वां प्रश्न है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है और भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। अब केवल 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है परिभाषित करता है। परिभाषित कहाँ किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर ना, मूल ढांचा तो अपरिभाषित है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये परिभाषित किया शब्द यूज किया है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे 56वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी और भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही है? तो भाई दोनों गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में प्रचलित है, कहां कहां प्रचलित है? तो ये भारत और यूएसए दोनों में। अगला प्रश्न है कि अभिकथन एक है और कारण है। तो अभिकथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और कारण है कि भारतीय संविधान में कुछ सुधार की वस्तुएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 60वां प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो ये आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 61वां प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 62वां प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। 63वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये फिर से सर्वोच्च न्यायालय। फिर है कि भारत के संविधान का विरक्षक, ये बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये फिर से वही प्रश्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न है, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ठीक है, तो ये क्या है? केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में, तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं है। कारण है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। उच्च न्यायालय की भी अधिकारिता है ना केंद्रीय कानून के संदर्भ में भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। और यहाँ पे है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण आदि रिट निकालते हैं। 69वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। 70वां प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है।
ये ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं कवर। 71वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद द्वारा विधि बनाकर। आगे चलते हैं, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143(1) के तहत। 73वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संदर्भ में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है, कौन सा? तो ये हो जाएगा खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शीय अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो दो जो शर्त मैंने बोला था कि 2 शर्त है, उसको जाके आप लोगों को पढ़ना है। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे तो ये जानकारी होगी कि बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय एक मत में। जो 2 शर्त है उसमें एक शर्त में बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरा है, परामर्शीय अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये सही है। ठीक है, फिर है कि परामर्शीय अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये भी सही है। और फिर है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शीय अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसको मैं जरा क्लियर कर दूं, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 75, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी व तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। 76वां प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, आर्टिकल 143(1). नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। पहला है कि स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो ये सही है। और तीसरा है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। 78 क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो आंसर हो जाएगा 143। अभी इतनी बार से हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा या रखूंगी, और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा या करूंगी, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किनके द्वारा ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आगे चलते हैं, 80वां प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। 81वां क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे A.K. गोपालन दिया हुआ है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तो इसको हम लोग नीचे देखते हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया है, इससे संबंधित है। ठीक है, फिर रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये स्वतंत्र भाषण पर रोक है। फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। और चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित है। ठीक है, 82वां प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा A, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 83वां प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 355। ठीक है, 84वां प्रश्न है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है C, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये TDST क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है, 86वां प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो आंसर हो जाएगा L नागेश्वर राव। 87वां प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर PIL शुरुआत किया गया। ठीक है,
और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। ठीक है, जिस समय उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वहां पे मुख्य न्यायाधीश पूछा है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 1978 22 जनवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यहाँ पे YV चंद्रचूड़ तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो आंसर इसका कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, रद्द किया गया होगा ये प्रश्न। 88वां प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक बहल के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL क्या है? तो आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, 91वां प्रश्न है, जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। 92वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है फिर से। तो जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, तो ये सही है। और जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है, तो दोनों सही है। और कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। 93वां प्रश्न है, लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे? तो जनहित याचिका से। इसको जरा मैं क्लियर कर दूं। और न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। 96वां प्रश्न है, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय कौन है? तो आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है? तो आंसर हो जाएगा कोयला आवंटनवाद में। बहुत चर्चित मामला है ये। 98वां प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत। ठीक है, इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग राज्यपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और इसमें कहाँ त्रुटि रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, इसके बारे में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।